क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी अनजान शहर में अकेले रह रहे होते तो बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ आपका अपना अकेलापन नहीं होता, कभी कभी और कोई भी होता है जो बेहद खामोशी से आपके साथ से लिपट जाता है। एक ऐसा शहर जहां हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन बेंगलुरु को एक आलीशान पीजी कमरा नंबर 304 में एक ऐसा खौफ छुपा था जिसने एक लड़के को, हंसते खिलते लड़के को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। आधी रात को फ्रिज के पास बैठी वो 7 फीट लंबी परछाई जिसके हाथ में कच्चा मांस था और हवा में लहराते काले लंबे बाल, वो क्या चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो परछाई आज भी उस पीजी में नए शिकार का इंतज़ार कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खौफ की परछाई में। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा कुमारी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं बेंगलुरु के एक ऐसे पीजी की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अपने कमरे की बत्ती बुझाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अर्पित की। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और महसूस कीजिए उस खौफ को। यह बात साल 2022 की है। हरियाणा का रहने वाला अर्पित एक सीधा साधा लड़का जिसने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। वो अपनी आगे की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने काफ़ी रिसर्च की और तय किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलोर जाना चाहता है। घर वाले थोड़े फिक्रमंद थे, लेकिन अर्पित के सपनों के आगे उन्होंने भी हामी भर दी। अर्पित के कॉलेज अगस्त के महीने में शुरू होने वाले थे, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट और नए शहर को एक्सप्लोर करने की चाह में अर्पित करीब 1 महीने पहले ही यानी जुलाई की शुरुआत में ही बेंगलुरु पहुंच गया। शुरुआत के 7 दिन बहुत अच्छे बीते। उसके साथ माता पिता भी उसके साथ आए थे। उन्होंने बेंगलुरु के एक शांत इलाकों में एक बहुत ही खूबसूरत और नई पीजी देखा। कमरा बहुत ही हवादार था, एक स्टेज बालकनी थी और कमरे में एक छोटा फ्रिज भी था। 7 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। माँ ने अर्पित का कमरा सजाया, कपड़े अलमारी में रखे और फिर भारी मन से उसके माता पिता सोनीपत वापस लौट गए। अब शुरू होती है अर्पित की ज़िंदगी का वो दौर जिसका सपना हर स्टूडेंट देखता है। आज़ादी कोई रोकने टोकने वाली नहीं होती। रात को जब चाहो जागो, जो चाहो खाओ। लेकिन अर्पित को ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी कभी बेहद ज़्यादा आज़ादी हमें एक ऐसे जाल में ढकेल देती है जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। चूँकि कॉलेज शुरू होने में अभी पूरा महीना बाकी था, इसलिए उस आलीशान बहुमंजिल पीजी में सिर्फ अर्पित ही अकेला किराया था। बाकी सारे कमरे बंद थे, उन पर ताले लपटे थे। दिन के समय तो शहर की चहल पहल से अर्पित का वक्त कट जाता। वो मॉल जाता, रास्ते देखता, जिम जाता। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और रात के 11 बजते, उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ अर्पित के कमरे की लाइट जलती थी। चारों तरफ एक अजीब गहरी और डरावनी खामोशी छा जाती थी। अर्पित को खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर नॉनवेज यानी चिकन। उसकी माँ ने उसे घर से निकलते वक्त सख्त मना की थी, बेटा कुछ भी करना लेकिन मंगलवार को कभी मांस मत खाना, भगवान बजरंगबली का दिन होता है। शुरुआत में तो अर्पित ने बात मानी, लेकिन अकेले रहते रहते इंसान के अंदर का डर और संस्कार थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं। अर्पित ने माँ से छुपकर मंगलवार को भी चिकन मंगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो दिन रात सिर्फ चिकन खाता था। उसके कमरे के छोटे से फ्रिज में हमेशा कच्चा या पका हुआ चिकन रखा रहता था। वो देर रात तक पढ़ाई करता, फिल्में देखता और रात के 2-3 बजे चिकन खाता। और यहीं से शुरू होता है उस अदृश्य ताकत का खेल। एक रात का वक्त था, करीब 11:30 या 12 बज रहे होंगे।
पूरा बेंगलुरु शहर में सो चुका था। अर्पित अपने बेड पर लेटा हुआ था और फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक बहुत धीमी आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। अर्पित एकदम से चौंक गया। उसने फ़ोन की लाइट साइड में रखा और उसने सोचा कि शायद नीचे सड़क से कोई आवाज़ आई होगी। इस नए शहर में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। फिर उसे नाम से कौन पुकारेगा। उसने वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद इस बार आवाज़ सड़क से नहीं बल्कि उसके कमरे से सटी हुई बालकनी से आई। अर्पित, आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही करीब से फुसफुसाते हुए उसका नाम ले रहा हो। अर्पित के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और बेड से उतरा और बालकनी की तरफ बढ़ा। बाहर बालकनी की लाइट्स जल रही थी। उसने नीचे झांक कर देखा, दाएं बाएं देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था। अर्पित ने खुद को तसल्ली दी, अरे यार, अर्पित नाम से और भी लड़का हो सकते हैं इस दुनिया में। शायद कोई और किसी को बुला रहा होगा। वो वापस जाकर बेड पर लेट गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई। ऐसा लगा जैसे सामने वाले पीजी की बालकनी से कोई बहुत ही भारी चीज़ या कोई इंसान सीधे छलांग लगाकर अर्पित की बालकनी से कूद गया हो। अर्पित का दिल मानो हलक में आ गया। पूरे पीजी में वो अकेला था। उसने सोचा, क्या कोई चोर है, कोई गुंडा है। डर के मारे अर्पित की हिम्मत नहीं हुई कि वो बालकनी का दरवाज़ा खोले। वो पूरी रात बिना पलक झपकाए बस उस बंद दरवाजे को देखता रहा, इस खौफ में कि अभी दरवाज़ा खटखटाएगा, अभी कोई अंदर आएगा। लेकिन पूरी रात फिर कोई आवाज़ नहीं आई। अगली सुबह सूरज निकला तो अर्पित की जान में जान आई। उसने सोचा कि रात को कोई बिल्ली कूदी होगी या उसका कोई वहम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में यह वहम एक खौफनाक हकीकत बनने वाला था। अब सिर्फ आवाज़ें नहीं आ रही थी, अब अर्पित को अपने ही कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा था, जिसे पैरानॉर्मल की भाषा में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहते हैं। जब वो पढ़ रहा होता तो उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा होकर उसकी किताब को देख रहा है। जब वो सो रहा होता तो ऐसा लगता कि कोई उसके बेड के कोने पर बैठा हुआ है। एक दिन दोपहर का वक्त था। बेंगलुरु में कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। कमरे में कोई एसी नहीं था। अर्पित हवा खाने के लिए अपनी बालकनी में गया, लेकिन जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, अचानक मौसम बदल गया। उसे इतनी भयानक हाड़ कांपा देने वाली ठंड लगी जैसे वो बेंगलुरु में नहीं बल्कि बर्फीली मनाली के किसी पहाड़ पर खड़ा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि कमरे के अंदर का तापमान नॉर्मल है, लेकिन बालकनी का वो एक हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा है। वो डरकर अंदर भागा और कंबल ओढ़कर बैठ गया। अब अर्पित मानसिक रूप से टूटने लगा था। डर के मारे उसकी भूख गायब होने लगी। अजीब बात देखिए, वो खाना उतना ही खा रहा था, डाइट उतना ही कर रहा था, लेकिन उसका वजन बहुत तेज से गिरने लगा। वो सूखकर कांटा होने लगा था। चेहरे की रौनक गायब हो गई और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी ज़िंदगी के ऊर्जा को, उसके शरीर के मांस को अंदर ही अंदर सोख रहा हो। वो डिनायल में जा रहा था। उसने अपने घर वालों को फ़ोन पर कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि काश वो आ जाए। और तभी उसकी दुआ कबूल हुई। उसका एक पुराना दोस्त संदीप, जो सोनीपत का ही रहने वाला था, उस कॉलेज में एडमिशन लेकर इसी पीजी में अर्पित के रूममेट के तौर पर आने वाला था। संदीप की एक खास बात थी, उसे प्राचीन किताबों का तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीज़ें में बहुत दिलचस्पी थी और उसके इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा था।
संदीप के आने में अभी 2 दिन बाकी थे और वो 2 दिन 2 रात अर्पित की दिलों जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित होने वाली थी। यह संदीप के आने से ठीक 1 रात पहले की बात है। अर्पित ने उस रात भी हमेशा की तरह फ्रिज में चिकन लाकर रखा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था। रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे होंगे। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। मान चबाने और हड्डियों की टूटने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर बहुत ही भूखे तरीके से कुछ चबा रहा हो। अर्पित की आंखों धीरे से खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बालकनी की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्पित ने डरते डरते अपना सिर दाईं तरफ घुमाया जहां फ्रिज रखा था, और जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर किसी भी कमज़ोर दिल इंसान की धड़कन रुक जाएगी। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसकी पीली रोशनी फर्श पर पड़ रही थी और उस रोशनी के बीच एक साई जैसी आकृति बैठी हुई थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। अगर वो खड़ा हो जाता तो उसकी लंबाई कम से कम 7 या 7.5 फीट होती। उसके सिर के बाल बेहद लंबे और अजीब तरीके से हवा में तैर रहे थे, और खौफनाक बात यह थी कि उसके हाथ में फ्रिज से निकला हुआ चिकन था, जिसे वो कच्चे ही खून से सने हुए मांस को बेहद गंदे तरीके से चबा रही थी। अर्पित की चीख निकल गई। उसने तुरंत आंखें खूब बंद कर ली और अपने बचपन की आदत के मुताबिक हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब और डरावनी बात यह हुई कि जय हनुमान बोलने के बाद अर्पित के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो हनुमान चालीसा की अगली लाइनें पूरी तरह भूल चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस शक्ति ने अर्पित के दिमाग को सुन कर रखा है। उसकी जुबान को लकवा मार गया है। वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। जब करीब 10 मिनट बाद हिम्मत करके उसने दोबारा आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था और आधा चबाया हुआ चिकन फर्श पर बिखरा हुआ था। वो वहम नहीं था, वह एक खौफनाक हकीकत थी। अगले दिन संदीप आ गया। अर्पित को बहुत राहत मिली। उसने संदीप को देखते ही गले लगा लिया। संदीप ने जैसे ही कमरे में एकदम कदम रखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसने अर्पित का सूखा हुआ शरीर और कमरे की वाइफ देखी। संदीप ने पूछा, भाई सब ठीक तो है ना? कुछ अजीब तो नहीं लगता यहाँ? अर्पित ने डर के मारे बात को टाल दिया कि नहीं यार, अकेले रहने की वजह से थोड़ा डिप्रेशन हो गया था। कुछ दिन बीते, कॉलेज शुरू हो गया। संदीप की मौजूदगी की वजह से वो ताकत थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। एक शनिवार की रात संदीप ने कहा, चल अर्पित, बहुत दिन हो गए हैं कमरे में बंद, आज रात को बाहर चलते हैं। पास के एक वाटरफॉल है, वहाँ नाइट आउट करते हैं। अर्पित भी उसे कमरे के दम घोटू माहौल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। संदीप बाइक चला रहा था, अर्पित पीछे बैठा था। वो पहले वाटरफॉल पहुँचे तो करीब 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा कि वह जगह रेल जैसी नहीं थी, बिल्कुल सूखी और बंजर थी। संदीप ने कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन तभी अर्पित की आवाज़ें बदल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, नहीं संदीप, यहाँ पास में एक और वाटरफॉल है, बहुत बड़ा और गहरा, चलो वहाँ चलते हैं। संदीप ने पूछा, तुझे कैसे पता? तू कभी आया है यहाँ? अर्पित ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं आया, पर मुझे पता है, तुम बस बाइक आगे बढ़ाओ। संदीप ने अर्पित की बात मान ली। बाइक चलती गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात के करीब 3 बज चुके थे। वो बेंगलुरु शहर से बहुत दूर किसी अनजान गांव में इलाके में पहुंच चुके थे। रास्ते में एक सरकारी बैरियर आया। संदीप को डर लगने लगा था कि उसके कहा
अर्पित, यहाँ रास्ता ठीक नहीं लग रहा। तभी अर्पित ने एक सुनसान जगह पर बाइक रुकवाई और एक खाली मैदान की तरफ इशारा करके बोला, संदीप देखो, वो कुटिया वहाँ एक बूढ़ी आंटी रहती है, चलो आज रात वहीं रुक जाते हैं, वो बहुत अच्छी है। संदीप ने देखा उस तरफ तो वहाँ दूर दूर तक कोई कुटिया नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी वीरान कब्रिस्तान और घने पेड़ थे। संदीप का माथा ठनक गया। उसने अर्पित की तरफ देखा। अर्पित किसी गहरी नींद या सम्मोहन में लग रहा था। संदीप ने पूछा, अर्पित तू मैप में देख रहा है? संदीप ने जब अर्पित का फ़ोन देखा तो उसके होश उड़ गए। अर्पित का फ़ोन तो गांव में घुसते ही स्विच ऑफ हो चुका था, यानी अर्पित बिना किसी जीपीएस या नक्शे के उस अनजान घने अंधेरे रास्ते पर बाइक को गाइड कर रहा था, जिसे वो इस रास्ते को सदियों से जानता हो। आखिरकार वो एक बहुत बड़े झरने के पास पहुँचे। रात के 3:30 हो रहे थे। उस सन्नाटे में पानी के गिरने की आवाज़ें बहुत डरावनी लग रही थी। पुल के किनारे एक सीमेंट की रेलिंग बनी थी, जिसके नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा और तेज बहुत पानी था। संदीप बाइक खड़ी करके पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अर्पित चुपचाप बिना पलक झपकाए उस पानी को देखा जा रहा है और धीरे धीरे उसके कदम उस रेलिंग की तरफ बढ़ने लगा। वह उस सीमेंट की बाउंड्री पर चढ़ने लगा। जैसे वो नीचे छलांग लगाने जा रहा था, संदीप चिल्लाया, पागल है क्या अर्पित, नीचे उतर जा। संदीप ने भागकर अर्पित को पीछे खींचा। अर्पित ने झटके से संदीप की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी और डरावना। उसने कहा, संदीप मुझे इस गहरे पानी में कूदना है, चलो दोनों साथ में छलांग लगाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। संदीप समझ गया है कि उसका दोस्त अर्पित नहीं है, इसके अंदर कोई और है जो अर्पित की जान लेना चाहता है। अर्पित फिर से रेलिंग पर चढ़ने लगा। इस बार संदीप ने बिना वक्त गवाए अर्पित को कसकर पकड़ा और उसके कान में वो प्राचीन रक्षक मंत्र पढ़ने लगा जो उसकी किताबों में सीखे थे। जैसे ही मंत्र की आवाज़ अर्पित के कानों में गई, अर्पित का शरीर कांपने लगा। उसने रेलिंग छोड़ दी और वो सीधे सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। संदीप ने जैसे तैसे बाइक पर लाद कर तूफानी रफ्तार से बहुत सुबह के 5 बजे वापस पीजी लेकर आ गया। उसने अर्पित को बेड पर सुलाया और उसके सिरहाने बैठकर लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था। संदीप समझ चुका था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगली सुबह संदीप ने बिना देर किए अर्पित के घरवालों को फ़ोन किए। घरवाले तुरंत एक बड़े पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी ने अर्पित की फ़ोटो और स्थिति देखकर कहा, यह मामला मेरे बस का नहीं है, तुम इन्हें लेकर इस बड़े तांत्रिक के पास जाओ। जब तांत्रिक ने अर्पित की फ़ोटो देखी और पूरा कहानी सुनी तो उसने एक बड़ा खुलासा किया। तांत्रिक ने बताया कि अर्पित ने उस पीजी में रहकर मंगलवार के दिन चिकन खाकर रात भर कच्चे पक्के मांस को कमरे में रखकर उस इलाके की एक बेहद अतिरिक्त और खतरनाक प्रेत आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वो कोई आम भूत नहीं था, वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी और उसे मांस की गंध बहुत पसंद थी। वो धीरे धीरे अर्पित के शरीर पर कब्जा कर रही थी और उस रात वो टॉप वाटरफॉल पर अर्पित की बलि यानी उसकी जान लेने की ही गई थी। अगर संदीप वहाँ नहीं होता तो अर्पित आज इस दुनिया में नहीं होता। तांत्रिक के कहने पर अर्पित का चिकन खाना पूरी तरह बंद करवा दिया गया। संदीप ने अपने दोस्तों का फर्ज निभाते हुए करीब 2 हफ्तों तक अर्पित को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर सुबह 4:30 बजे संदीप एक थाली में नारियल लेकर नदी के घाट पर जाता और अर्पित के नाम का उतरा करता और उसे बहाना पानी में विसर्जन करता।
संदीप की इस निस्वार्थ दोस्ती और तांत्रिक के उपायों की वजह से धीरे धीरे वो खतरनाक साया अर्पित के शरीर से दूर हो गया। अर्पित का वजन वापस बढ़ने लगा और वो ठीक हो गया। दोस्तों, आज भी अर्पित और संदीप उसी बंगलोर में रहते हैं, उस पीजी में रहते हैं, लेकिन अब अर्पित बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके बेवक्त चिकन खाना और नियमों को तोड़ना बंद कर दिया है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात जानते हैं क्या है? उस तांत्रिक ने संदीप और अर्पित के घरवाले को उस लड़की की पूरी बैक स्टोरी बताई थी, वो कौन थी और अर्पित के पीछे क्यों पड़ी थी। लेकिन घरवाले ने और संदीप ने आज तक अर्पित को बात नहीं बताई। उनका कहना है कि कुछ चीज़ें जितना छुपी रहे उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु के हॉन्टेस्ट पीजी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी ऐसी और सच्ची और खौफनाक कहानी सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल खौफ का परछाई को अभी सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त सुषमा कुमारी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और रात को अकेले बत्ती बुझाने से पहले एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देख लें। धन्यवाद।